Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel once again. So we have been discussing about chem shift and chemical shift. We have discussed how NMR works. Now इस सेशन में हम लोग क्विकली एक बार देखते हैं कि रियल लाइफ में जब NMR एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो हाउ डज द सेटअप लुक लाइक. बिफोर आई गो हेड लेट मी टेल यू दैट if you like the video, please subscribe to the YouTube channel, guys. And we offer courses for IIT JAM and CSIR Net in GATE on our the Mentors app. The Mentors app पर और भी बहुत सारे free content and content available हैं. So make sure that you go check out the app. अभी के लिए हम लोग शुरू करेंगे. So let us now check up and let us now start. शुरू करते हैं. So let's see. सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की हम लोग क्या देखते हैं एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, राइट. सो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक तो इट्स अ स्कीमेटिक डायग्राम. आपको मैं एक से खुद डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिखा रही बिकॉज आपसे एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम बनाओ या एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के डायग्राम के पार्ट्स लेबल करो. बट एज अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने अगर रियल लाइफ में मशीन नहीं देखी है, जो कि बीएससी में स्टूडेंट्स को जनरली देखने को नहीं मिलती है, एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली आप जब एमएससी में जाते हो, जब आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो, तब आपको देखने को मिलती है एनएमआर मशीन्स बिकॉज दीज आर हाईली हाईली एक्सपेंसिव मशीन्स. इफ आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ आईआईटी बॉम्बे, सो आईआईटी बॉम्बे में जो मशीन्स होती थी दे यूज्ड एंड मोस्टली जहां फिर भी ये मशीन्स होती हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव. एंड इवन आपको एमएससी में भी वो पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं देते हैं मशीन का बिकॉज दीज मशीन्स कॉस्ट इन क्रोर्स. और अगर आप कुछ भी डिफेक्ट आ गया तो बेसिकली आपके ऊपर बात आ जाती है. तो इसलिए जनरली जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं आप उनके साथ जाके मशीन ऑपरेट कर सकते हो, उनकी हेल्प आपको लेने के लिए बोला जाता है बिकॉज दीज मशीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू यूज देम इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो. जब आप रियल लाइफ में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हो तो बेसिक सेटअप किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का ये होता है जो आपके सामने बना हुआ है. तो देखो इसमें क्या होता है. सबसे पहले ना एक स्टेबल मैग्नेट होता है जो कि जिससे हम जिसमें कंट्रोलर होता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रिसाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो हमें पता है मैग्नेट तो चाहिए बिकॉज हम मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो स्टेट स्प्लिट नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी. Next, we need a radio frequency transmitter which emits a precise frequency, right? Because हम electromagnetic radiation जो होती है, they do the job of promoting the nuclei spins from alpha state to beta state as we have studied in the previous lessons. Okay. Then एक डिटेक्टर होना चाहिए टू मेजर द सैंपल्स अब्सॉर्प्शन. की सैंपल ले तो ये यहाँ पर क्या होता है, आप देखो सैंपल यहाँ रखा गया है, मैग्नेट यहाँ पर है, आरएफ ट्रांसमीटर इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर. बेसिकली आरएफ ट्रांसमीटर इज नथिंग बट इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें चाहिए होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ना, ये उसका सोर्स है. सो इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रो magnetic radiation. Okay, this RF transmitter. Okay, and then detector क्यों? Because once आपने एक बार सैंपल जब when you know जब आपने सैंपल में से RF रेज जब फॉल हुई तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द रेज आएंगी उसे कौन कर डिटेक्ट करेगा? एक डिटेक्टर. ओके, सो दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये क्या है? सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, राइट. देन वी नीड अ डिटेक्टर. हमें एक डिटेक्टर चाहिए होता है ये देखने के लिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब हुई है या नहीं हुई है, और अब्सॉर्ब हुई है तो किस फील्ड पर हुई है. एंड देन अब्सॉर्ब उसके बाद क्या होता है, एक रिकॉर्डर होता है जो कि हमें आउटपुट प्लॉट देता है, राइट. जिस आउटपुट को हम एनालाइज करके पता लगा, जिसे हम एनएमआर का ग्राफ बोलते हैं, एनएमआर की आउटपुट बोलते हैं. सो वहां पर हमें क्या मिलता है, अगेंस्ट बी नोट हमें. तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो प्लॉट रिकॉर्डर टू प्लॉट द आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर वर्सेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. सो डिटेक्टर से जो आउटपुट हो रही है हम उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमें एक आउटपुट मिलती है यहाँ पर. ठीक है. तो वी हैव अ स्टेबल मैग्नेट, वी हैव अ रेडियो फ्री आरएफ ट्रांसमीटर व्हिच एमिट्स अ प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, अ डिटेक्टर टू मेजर की जो सैंपल में रेडियो फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद जो रेस्ट ऑफ द रेडिएशन जो which the sample is not able to तो बेसिकली डिटेक्टर इज बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये देखने के लिए कि हाउ मच एनर्जी हैज बीन अब्सॉर्ब, राइट. कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है और कितनी नहीं हुई है वो हमें डिटेक्टर के थ्रू पता चलता है.
एड ये डिटेक्टर के बाद क्या होता है, हमें आउटपुट मिलती है, एक ग्राफ मिलता है बेसिकली एनएमआर का। तो ये बेसिक सेटअप होता है, कितनी भी सोफिस्टिकेटेड एनएमआर मशीन हो, उसका जो बेसिक स्कीमेटिक होगा, उसका जो बेसिक सेटअप होगा, वो कुछ इसी तरह का ही होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो देखो, जब आप, तो ये हमें क्या मिलती है, ये आउटपुट मिलती है। ये आउटपुट एग्जैक्टली कैसे दिखती है, ये आउटपुट एग्जैक्टली कुछ इस तरह से दिखती है। जब भी आप एनएमआर का कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको एक आउटपुट मिलती है जो कि इस फॉर्म में दिखती है। यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होती हैं, एंड वाई एक्सिस पर हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है ऑफ द एनएमआर सिग्नल्स। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे तो यही आउटपुट हमारा फाइनल गोल क्या है। देखो, अब तक हम ना बेसिक समझ रहे थे एनएमआर का, एनएमआर वर्क कैसे करती है। इसके बाद अब जो पार्ट शुरू होगा वो एक प्रैक्टिकल पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम ये सीखेंगे कि जब एनएमआर में आपको ये आउटपुट मिल गई, तो उसे इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, या ये आउटपुट कैसे आ पाती है। ठीक है, एनएमआर ग्राफ्स हमेशा इसी टाइप के ही दिखने वाले। तो किसी भी एनएमआर ग्राफ में या एनएमआर सिग्नल बोला जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे एक पीक बोला जाता है या एक सिग्नल बोला जाता है। सो किसी भी एनएमआर के ग्राफ में ना, हमें ना चार ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें तो हम मैं पीक और सिग्नल्स को इंटरचेंजेबली यूज करूंगी। ये जो यहाँ पर आई हैं, अब्जॉर्प्शन पीक्स कह सकते हो आप इन्हें, या इन्हें सिग्नल्स कह सकते हो। ओके, सबसे पहले हमें ये देखने होते हैं कि कितने सिग्नल्स हमें टोटल मिले हैं। ठीक है, तो जो नंबर होता है सिग्नल्स का, ठीक है, तो इन एनी एनएमआर ग्राफ देयर आर फोर थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। द फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ मेनी पीक्स, absorption peaks, या how many signals we are getting. So the first thing that we need to know is the number of signals. Number of signals ये बताता है हमें, नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स से हमें क्या पता चलता है कि कितने अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन्स आप कह सकते हो प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर, कितनी डिफरेंट टाइप्स की या कितने कितनी अलग अलग इन्वायरमेंट्स वाली हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है इन अ कंपाउंड। सो द नंबर ऑफ सिग्नल्स, व्हाट डज इट टेल अस, इट टेल्स अस हाउ मेनी, it tells us how many different kinds of protons are present, कितनी अलग अलग तरह की प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। how many different kinds of protons are present। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बताता है कि कितनी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड के अंदर, कितनी अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। अब बात आती है लोकेशन। सिग्नल्स का नंबर तो चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2, यू हैव 3 4 5 अलग अलग 5 सिग्नल्स हमें मिले हुए टोटल। वी आर गेटिंग 5 डिफरेंट पीक्स या 5 सिग्नल्स हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस भी कंपाउंड का ये एनएमआर है, जिस भी कंपाउंड से ये एनएमआर ग्राफ हमें मिला है, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स की हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द लोकेशन ऑफ सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो पीपीएम में, अब देखो केमिकल शिफ्ट कहाँ से मेजर की जाती है, टीएमएस के सिग्नल से मेजर की जाती है। तो आप देख सकते हो, तो व्हेन आई से लोकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल शिफ्ट बेसिकली। ओके, सो द नेक्स्ट इज द लोकेशन, और इन अदर वर्ड्स द केमिकल शिफ्ट ऑफ द सिग्नल्स, कि कितनी केमिकल शिफ्ट पर सिग्नल्स प्रेजेंट हैं। लोकेशन, और यू कैन से केमिकल शिफ्ट ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ सिग्नल या केमिकल शिफ्ट, ये क्या बताता है हमें। लोकेशन या केमिकल शिफ्ट हमें, आप सबको पता है, ये बताते हैं कि प्रोटॉन कितना शील्डेड है और डी शील्डेड है ना। ये इसके बारे में हम बहुत अच्छे से प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो लोकेशन या केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें ये बताती है हाउ शील्डेड और डी शील्डेड द प्रोटॉन इज, हाउ शील्डेड और डीशील्डेड द प्रोटोन इज, कि प्रोटोन कितना शील्डेड है, हाउ शील्डेड और डीशील्डेड द प्रोटोन इज। जो प्रोटोन प्रेजेंट है वो कितना शील्डेड है और कितना डीशील्डेड है, हमें ये पता चलता है केमिकल शिफ्ट वैल्यू से।
नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे पता चलती है? जो हाइट है बच्चे, वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें लोकेशन बोलते हैं या केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। जो वाई एक्सिस पर ये कितनी हाइट है उससे हमें पता चलता है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? कि जिन प्रोटॉन्स का ये सिग्नल है, जिन प्रोटॉन से ये सिग्नल बिलोंग करता है, वो कितने हैं इन नंबर। इन सब चीजों के बारे में आगे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अभी के लिए आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो या इंटिमिडेटिंग लग रहा हो तो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसके, इंटेंसिटी का क्या मतलब है? कितना इंटेंस है सिग्नल, कितनी हाइट है सिग्नल की। ओके, इंटेंसिटी हमें ये बताती है सिग्नल की कि व्हाट, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एक टाइप के। ओके, जितनी हाइट ज्यादा, मतलब ये वाले जो प्रोटॉन्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे नंबर में, क्योंकि इनसे मिलने वाला जो सिग्नल है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, जो राइट मोस्ट है। राइट, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है? फॉर दिस सिग्नल। तो दैट मीन्स इस वाले जिन भी हाइड्रोजन्स का ये सिग्नल होगा, जिन हाइड्रोजन्स की वजह से ये वाली पीक हमें मिल रही है, वो नंबर में हाई है। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, it shows the number of protons, it shows the number of protons of that type. Okay, एक पर्टिकुलर टाइप के कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमें पता चलता है इंटेंसिटी से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चीज के बारे में, इन सभी टर्म्स, इन सब इंडिविजुअली हम इन सब पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। राइट नाउ आई एम गिविंग एन ओवरव्यू। नेक्स्ट इज सिग्नल स्प्लिटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सिग्नल स्प्लिटिंग। सिग्नल स्प्लिटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो सिग्नल स्प्लिटिंग, अब आप इसका मतलब क्या है? पहले तो आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस फोकस ऑन दिस सिग्नल। इस पीक पर या इस सिग्नल पे अगर मैं फोकस करती हूँ, आप देख सकते हो कि एक्चुअली एक नहीं, ये दो भी स्प्लिट हो रखा है। इसी तरह से ये सिग्नल भी स्प्लिट हुआ है। अगर आप इस सिग्नल को देखते हो, ये स्प्लिट नहीं है, ये स्प्लिट नहीं है, बट देर आर सर्टेन सिग्नल जो स्प्लिट हो रखे हैं, है ना। तो सिग्नल स्प्लिटिंग बच्चे किस पे डिपेंड करती है? सिग्नल स्प्लिटिंग ये बताता है हमें कि एडजेसेंट एटम, जिस प्रोटॉन की हम बात करें उसके एडजेसेंट एटम पर कितने प्रोटॉन्स हैं। शायद अभी आपको ये थोड़ा टफ लगेगा समझने में, बट हम सिग्नल स्प्लिटिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। सो सिग्नल स्प्लिटिंग, व्हाट डज इट शो? इट शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन, तो जिसका सिग्नल स्प्लिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस प्रोटोन, ये वाले जो प्रोटोन है इनका सिग्नल स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिटिंग हमेशा किसकी वजह से होती है? जो नेबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, सो सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑन एडजेसेंट एटम्स, कि इसके डेफिनेटली इसके एडजेसेंट एटम्स, जिसका ये सिग्नल है उसके एडजेसेंट एटम्स जो हैं, एडजेसेंट कार्बन है, उस पे जो हाइड्रोजन्स हैं उनकी वजह से एक सिग्नल स्प्लिट होता है। सो सिग्नल स्प्लिटिंग से हमें ये पता चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिटिंग के बारे में बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ ये होना चाहिए आपको कि सिग्नल अगर स्प्लिट हुआ है तो हमें उससे किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रोटॉन के नेबरिंग प्रोटॉन्स में, नेबरिंग कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन्स हैं। तो इट शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, shows the number of protons on adjacent atoms. Okay, adjacent atoms पर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो हमें पता चलता है सिग्नल की स्प्लिटिंग से। इज इट क्लियर? दीज आर द फोर ब्रॉड थिंग्स। जब भी कोई एनएमआर का ग्राफ आपके सामने आता है तो ये वो चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन। ओके, स्ट्रक्चर हमें तभी पता चल पाता है एक कंपाउंड का जब हम इन चार चीजों पे अच्छे से फोकस करते हैं। सो आई होप यहाँ तक अपने को क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने पार्ट पर। तो हमने शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले हम लोग इन चारों चीजों में से किस चीज पर फोकस करने वाले हैं, बिकॉज हम इस पर काफी डिस्कशन ऑलरेडी करते आ रहे हैं, राइट। कि केमिकल शिफ्ट हमें ये बताती है कि कितना शील्डेड है प्रोटॉन और कितना डी शील्डेड है। अगर केमिकल शिफ्ट ज्यादा है, मतलब टीएमएस से दूर है सिग्नल, दैट मीन्स डाउन फील्डेड सिग्नल है, दैट मीन्स जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड है। ये सब बातें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट जो है फोकस अपना करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? केमिकल शिफ्ट को। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी
are the factors affecting chemical shift. We have to study the factors affecting की डेल्टा जिसे हम कह रहे हैं केमिकल शिफ्ट, हम देखते हैं कभी वो 7.1 ppm आ रहा है, किसी किसी, अब देखो यहाँ पर ही देखो, इस पर इन प्रोटॉन्स के लिए इट इज लेस देन 1 ppm. अगर मैं इन प्रोटॉन्स की बात करूँ इट इज अराउंड 2 ppm. For these protons it's around 2.25 ppm. For these protons in the uh, chemical shift value is just less than 3.5 ppm. तो इस तरह से, तो ये किस पर डिपेंड करती है, मतलब हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, इतना तो हमें पता है, बेसिक हमें पता है कि अगर प्रोटॉन डीशील्डेड होगा तो वो डाउन फील्ड मिलेगा, दूर मिलेगा, टीएमएस से शिफ्ट की वैल्यू या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट. सो बेसिक चीजें हमें पता है, बट अब हम जरा और डेप्थ में जाते हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट या लोकेशन ऑफ सिग्नल्स. ओके, factors affecting location of signals, factors affecting location of signals, या फिर हम बात कर सकते हैं क्या, केमिकल शिफ्ट. शिफ्ट कितने पीपीएम पर सिग्नल मिलेगा प्रोटॉन्स का, वो किस पॉइंट पर डिपेंड करता है. डीशील्डिंग तो हमें समझ में आ गई कि ज्यादा डीशील्डेड तो ज्यादा केमिकल शिफ्ट, दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी, राइट. If a proton is more deshielded, the chemical shift value will be more. So factors affecting location of signals या फिर chemical shift. Okay. चलिए देखेंगे तो लोकेशन ऑफ सिग्नल्स को क्या इम्पैक्ट करता है, जरा उसे देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला फैक्टर जो लोकेशन ऑफ सिग्नल्स को इम्पैक्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स केमिकल शिफ्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको समझना एक्चुअली काफी इजी है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. या फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट में द फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बेसिक बेसिक बात पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे. देखो अगर मेरा जो प्रोटॉन्स हैं, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. आपको पता है अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे होंगे वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, तो क्या होगा, डीशील्डिंग हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन्स विल बिकम लेस एंड देयर विल बी डीशील्डिंग. तो कैन आई से वन थिंग फॉर श्योर कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली एज वेल, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जब होते हैं, मिथेनॉल वाला एक एग्जांपल किया था प्रीवियस लेसन्स में, राइट. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, व्हाट आर वी सेइंग, वी आर सेइंग दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं, अगर मेरे जो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, गिव मी अ सेकंड गाइस. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स डीशील्ड मोर, डीशील्ड कर देंगे. डीशील्ड मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्रोटॉन्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, या अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, प्रोटॉन्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बीई वुड बी लेस, बी इफेक्टिव वुड बी हायर एंड द प्रोटॉन्स आर गोइंग टू बी डीशील्डेड, राइट. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स डीशील्ड मोर, right, they de-shield more, right, and give larger chemical shift values. मैं chemical shift को डेल्टा भी लिखती रहूंगी अब, ठीक है, and give larger delta values. हमें जो डेल्टा वैल्यूज मिलती हैं वो लार्जर मिलती हैं for more electronegative atoms. So more electronegative atoms, they de-shield more and they give larger delta values. तो अगर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच्ड है तो वो अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे. द प्रोटॉन्स आर गोइंग टू बी de-shielded
and de-shielded protons mean downfilled and higher delta values. Okay, ठीक है. So let us try to understand this with the help of a small example also. Okay, देखेंगे. So I'm making for maybe I can just make it here. Okay, let's make it here only. तो मैं आपके सामने यहाँ पे बना रही हूँ कुछ कंपाउंड्स. सो यू हैव दिस. सबसे पहली है मीथेन. अगर मैं मीथेन के लिए अभी मैं आपको के लिए कि अगर प्रोटॉन्स की डेल्टा वैल्यू की बात करूं तो वो है अराउंड 0.2, राइट. वहीं अगर मैंने क्या किया, आई रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स विद क्लोरीन. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लोरीन के साथ यहाँ पर अटैच आई हैव रिप्लेस्ड one of the atoms with chlorine. This time what will happen, this chlorine will attract electrons towards itself, so there will be less electron density around hydrogens के around electron density जो है वो कम होगी, है ना. ये सब हाइड्रोजन्स, आई थिंक आई शुड मेक देम इन द सेम कलर. हाँ देखो ये सारी हाइड्रोजन्स यहाँ पे एक जैसी है, सबकी डेल्टा 0.2 है. अब क्या हुआ, जब मैंने क्लोरीन लगा दिया, अभी भी ये तीन है तो एक जैसी, और हाइड्रोजन और कितनी डेल्टा है इनकी, व्हाट इज द डेल्टा दैट दे हैव, एक्स एक्सिस. ये तीन, दीज आर थ्री हाइड्रोजन जो सब एक जैसी है, सबका इन्वायरमेंट एक जैसा है, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है. Cl लगाने से क्या हुआ, अगर मैं बात करती हूँ तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगी क्लोरीन, तो दीज हाइड्रोजन एटम्स विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड देम. लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस दैट दे आर de-shielded, and when they are de-shielded the delta value will be higher, right. So the delta is going to be higher in this case. How much it would be, it would be around 3. ध्यान दो कितना डिफरेंस आ गया, 0.2 से सीधा 3 ppm, right. So there is a difference of around 2.8 ppm. 2.8 ppm से शिफ्ट इंक्रीज हो गई, राइट. जब जितनी ज्यादा डीशील्डिंग उतनी ज्यादा शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज. नाउ what if I replace two of the hydrogens, ध्यान देंगे. अब मैंने क्या किया, अब मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए. I have put 2 chlorines, so I have replaced 2 hydrogens with chlorines and hydrogen. Now these are going to be even more de-shielded because 2 chlorines तो पूरी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उनको खींच लेंगे पूरे तरीके से, and they are going to be further de-shielded, राइट. इनफैक्ट अगर मैं इन हाइड्रोजन्स की बात करूं तो इनकी डेल्टा वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली 5.3 ppm. सो देखो एक क्लोरीन यहाँ लगी थी तो 3 हुआ. इफ आई पुट इन अनदर क्लोरीन द डेल्टा वैल्यू कम्स एट अराउंड 5. So it increases, sorry, delta is 5.3 and it increases by 2.3 ppm से ये increase हो गई है, right. ठीक है, अभी आपको मैं थंब रूल्स बताऊंगी ये निकालने के. अभी आप सोचोगे कि मैम ये डेल्टा 0.2 है, ये 3 कैसे, ये 5.3 कैसे, क्या कोई तरीका है आपके माइंड में आ रहा होगा. यस देयर इज अ वे, अभी हम उस पर आएंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ये एग्जैक्ट वैल्यूज आप भी, मतलब मैं आपको रूल्स बताऊंगी जिससे आप खुद डेल्टा कैलकुलेट कर पाओगे, बट वेट फॉर इट अ लिटिल. ठीक है, तो 2.3 ppm से ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. नाउ अगर मैं सारी की सारी हाइड्रोजन्स क्लोरीन से रिप्लेस कर देती हूँ, so if I replace all the hydrogens with chlorine, if I replace all the hydrogens with chlorine, the delta value would even be higher and it will be somewhere around 2.8 ppm. कितनी हो जाएगी डेल्टा वैल्यू, it would be around 2. Sorry, it will increase by 2.8 ppm and the value would be 7.2. So it will become 7.2 ppm. That is, it has increased. ये कितने से increase हो गई? Around 1.9 ppm. Around 1.9 ppm. This is 2.3 ppm. This is 2.8 ppm. So I hope it is clear, guys. सबको समझ में आ रहा है? I hope it is clear. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में जितने ज्यादा लगाती रहूंगी डी शील्डिंग बढ़ती रहेगी, देयर वुड बी अ लार्जर डेल्टा वैल्यू, राइट. तो एडिशनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कॉज इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट, राइट. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप गाइस दैट इट इज क्लियर. नेक्स्ट वी विल सी. तो अब हम देखते हैं आगे. तो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, एंड ऐसे ही ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता जाता है. ओके, दिस एक्चुअली
डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अबाउट दैट. ठीक है, तो हमारे पास ना क्या है, एन ब्यूटेन है यहाँ पर. लेट्स सी. सो दिस इज सी एच, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, and this is carbon, this is H. Okay, this is H, and this is H, this is H. Okay, so if I now see, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ ब्यूटेन, तो this is N butane, this is N butane, and if I see the delta or the chemical shift values now, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वैल्यूज देखती हूँ तो कैसी होंगी देखेंगे. सो दिस इज द, तो यहाँ पर जो ब्यूटेन है यहाँ पर, सो इफ आई सी, सो दिस इज अराउंड 0.9, this is 1.3, this is 1.3, and this is again around 0.9. Now I replace one of the hydrogens with bromine to form N-bromobutane. So if I, but if I replace, ध्यान देंगे, one of the hydrogens with bromine, now this is it. This is H, this is H, and this is H, and this is Br. This is 1-bromobutane. This is 1-bromobutane. क्लियर है. अगर मैं इसको बोलती हूँ तो दिस इज, हम इसे अल्फा कह सकते हैं, बीटा, राइट, गामा, डेल्टा, है ना. अल्फा इज द वन जिसपे एडजेसेंट पे ब्रोमीन लगाइए, इसके रिस्पेक्ट में बीटा, गामा. नाउ इफ आई शुड टेल यू द डेल्टा वैल्यूज, सो जिस पर ब्रोमीन लगी है, इट विल हैव द मोस्ट डी शील्डिंग. दीज प्रोटॉन्स आर गोइंग टू हैव बी मोस्ट डी शील्डेड, क्योंकि सबसे ज्यादा डी शील्डेड है, इनका डेल्टा वैल्यू हाई होगी. एंड इट इज अराउंड, कितनी होगी देखेंगे, it is around, just give me a second guys, yeah, so it would be around 3.4 ppm. Earlier it was 0.9, as soon as I attach bromine it is 3.4. now क्या ये वाले कार्बन की भी उतनी, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी उतनी ज्यादा डेल्टा होगी? नो, बिकॉज ये इफेक्ट ना डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता जाएगा, राइट. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए अराउंड 1.7 होगा. फॉर दिस इट वुड बी अराउंड 1.3, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर तो कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा ब्रोमीन लगने का. सो ये जो इफेक्ट है डी शील्डिंग वाला, it decreases with distance. Okay, so if this carbon, these hydrogens which are present on alpha carbon, they are experiencing the most de-shielding, but it is not the same for the beta, gamma or the delta hydrogens, right? So ये जो effect है de-shielding का, it decreases with distance. Okay, effect decreases, write down, with distance. The effect decreases with डिस्टेंस के साथ ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. द इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. ओके, ये इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाएगा, राइट. सिमिलरली, तो यहाँ तक क्लियर है अपने को, इसको नोट डाउन कर लेंगे. ऑल्सो द पीडीएफ्स ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन द मेंटर्स ऐप गाइस, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो. CSIR नेट गेट के जो कोर्सेज हैं, IIT जैम के कोर्सेज में, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ्स. ओके, ठीक है. आई होप अपने को क्लियर हो रहा है. कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. Perfect. Okay, let's see now. Another example for electronegativity is, okay, देखेंगे. So I am having CH3, CH2,
राइट, ऑब्वियसली इसके ऊपर एक और प्रोटोन भी लगा है, मैं उसे अभी के लिए HA बोल रही हूँ। ओके, नाउ दिस इज अ, ध्यान देंगे, दिस इज अ प्रोटोन विच इज अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन, विच इज अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन। ये का कार्बन क्या है, sp3 है। नाउ लेट मी गो, सो आई एम हैविंग नेक्स्ट, देखेंगे, सो दिस इज, लेट मी शो यू अनदर, so this is a proton which is attached with an sp, ध्यान देंगे, this is a proton attached with an sp2 कार्बन, राइट, ये जो प्रोटोन है ये sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट, Hb, and I'm making another proton, so this proton is actually attached with an, this Hc proton is attached with a sp कार्बन। अब आप सबको पता होगा ये बात, दिस इज समथिंग विच स्टडी इन जीओसी अच्छे से, दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज हायर देन दैट ऑफ sp2, एंड सो sp की सबसे ज्यादा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती हूँ, सो वी ऑल नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज परसेंटेज एस कैरेक्टर sp ऑर्बिटल्स में ज्यादा होता है, सो इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, so the electronegativity is highest for an sp carbon, followed by an sp2 carbon and followed by sp3 कार्बन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय sp2 एंड लीस्ट होती है sp3 की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज्यादा है, दैट मीन्स ये जो कार्बन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स दैट Hc वुड बी द, तो sp कार्बन के लगे हुए जो प्रोटोन है, sp कार्बन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है, दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट डी शील्डेड, ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड होंगे, राइट गाइस, ये मोस्ट डी शील्डेड होंगे, राइट, एंड दे आर गोइंग टू बी द लीस्ट डी शील्डेड। अगर सबसे ज्यादा डी शील्डेड है, दैट मीन्स Hc के लिए जो केमिकल शिफ्ट होगी इट वुड बी द हाईएस्ट, मानते हो, इज इट क्लियर? तो Hc के लिए द केमिकल शिफ्ट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट। ओके, तो अगर मैं डेल्टा की बात करती हूँ तो Hc की केमिकल शिफ्ट हाईएस्ट होगी, followed by Hb and followed by Ha, and the reason is simple, because sp carbon is more electronegative and it will withdraw electrons towards itself, the d shielding will increase. Is it clear? Perfect, कोई problem तो नहीं है किसी को? I hope it is clear to everyone. I hope guys that it is clear to everyone, right? Perfect. Okay, good. यहाँ तक clear है अपने को? I hope it is clear to everyone. ओके, अब यहाँ तक क्लियर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इम्पैक्ट होता है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट ना, अब हमें ये देखनी है, एक समरी चार्ट बनाएंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लगने से क्या इम्पैक्ट आता है शिफ्ट पर पहले ना एक बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट बेस वैल्यूज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस वैल्यू, और फिर हम देखेंगे कि जितने ग्रुप्स उस पे लगते जाएंगे उस पर्टिकुलर कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन की शिफ्ट वैल्यू कैसे इंपैक्ट होगी। देखो ध्यान देंगे सभी बच्चे, आई एम मेकिंग 3 ग्रुप्स यहाँ पर, आई एम मेकिंग 3 ग्रुप्स, फर्स्ट इज दिस वन, सो दिस इज CH3 CH2 एंड H। ओके, ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी, ध्यान देंगे, दिस वन इज अ प्राइमरी प्रोटोन, राइट। नाउ what I can do is I can replace one of the, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, कार्बन को CH3 से रिप्लेस, दिस प्रोटोन नाउ बिकम्स अ, तो ये देखो ये प्रोटोन एक प्राइमरी कार्बन से लगा है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन आगे सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है, सो दिस इज अ प्राइमरी प्रोटोन अटैच विद अ प्राइमरी कार्बन, दिस प्रोटोन इज अटैच्ड विद अ सेकेंडरी कार्बन, आप देख सकते हो, and now I'm going to replace this hydrogen, ध्यान देंगे, so this is CH3C CH3 CH3 and H। okay, this one is a tertiary proton because जिस कार्बन से ये लगा है वो आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है, देखेंगे
अगर इस टाइप का प्रोटोन है, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, अराउंड 0.9 ppm होती है। वहीं अगर इस तरह का सेकेंडरी प्रोटोन है, एक ऐसे कार्बन से लगा है जिसपे दो कार्बन लगे हुए हैं, उसकी ये आपको याद करनी पड़ेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसकी अब देखो सिंपल सी बात है यार, कार्बन लगने से हो क्या रहा है, डी शील्डिंग बढ़ रही है ना। अगर यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के कार्बन लगा दिया, तो डी शील्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डी शील्डिंग इज इंक्रीजिंग, तो डेल्टा विल इंक्रीज। तो फॉर दिस प्रोटोन इट वुड बी 1.3 ppm, डेल्टा इज ऑलवेज इन ppm। And if I replace hydrogen with one more CH3, then my delta would become 1.7 ppm. Is it clear? तो अगर मैं यहां से यहां जाने की बात करूं, तो the D shielding is increasing, right? The D shielding increases, right? तो ध्यान रखेंगे, अगर एक ऐसा प्रोटोन है प्राइमरी, तो उसके लिए 0.9 होती है बेस वैल्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको आगे जाके समझ में आएगा। ये वैल्यूज अगर आपको माइंड में याद रहेंगी, तो डेल्टा वैल्यूज निकालनी, तो ये अप्रोक्सीमेट गाइड है बेसिकली। ओके, सो रिप्लेसिंग, इफ वी रिप्लेस ईच एटम, ईच हाइड्रोजन एटम विद CH3 ग्रुप्स, द फील्ड बिकम्स मोर डाउन फील्ड, राइट। ऐसा क्यों है, देखो, बिकॉज कार्बन देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस करें। जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पॉलिंग स्केल पर, वो होती है 2.2, एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो हम हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर रहे हैं ना। देखो यहाँ हाइड्रोजन थी, इसको हमने क्या किया, CH3 लगा दिया, फिर ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके CH3। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर रिप्लेसिंग ईच हाइड्रोजन विद CH3 ग्रुप, राइट। एंड थोड़ी थोड़ी उससे डाउनफील्ड हो रही है, क्यों, बिकॉज कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग, जस्ट सी व्हाई द, अब नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों इंक्रीज हो रही है, व्हाई द डी शील्डिंग इज इंक्रीजिंग। इट इज सिंपली बिकॉज व्हेन वी आर रिप्लेसिंग ईच हाइड्रोजन विद CH3, जब हम हर एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर रहे हैं, कार्बन जो है वो क्योंकि स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ ये कार्बन अटैच हो रहा है सब्सिक्वेंटली, तो डी शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। बट वो बहुत ज्यादा डी शील्डिंग इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर हाइड्रोजन की 2.2 है, अगर ये जो हाइड्रोजन लगी हैं इनकी 2.2 है, तो जो CH3 लगे हैं, तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लगाया, उसके लिए कार्बन जो लगा है इसकी 2.5 है, तो इट्स स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलोंग आपकी क्या हो जाएगी, तो थोड़ी सी डी शील्डिंग जो है एज वी गो फ्रॉम दिस प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी, दीज आर गोइंग टू इंक्रीज। दैट इज द रीजन आप देखो बहुत ज्यादा डाउन फील्ड नहीं हो रहा है, इट इज बीइंग डाउन फील्डेड बाय अराउंड 0.4 ppm, while this is being down fielded by अराउंड 0.9 ppm, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा वैल्यूज, जैसे आपने देखा था प्रीवियस केस में, जब मैंने क्लोरीन्स रिप्लेस की थी, तो कितना कितना डिफरेंस आ रहा था एक से दूसरे में, 2.8, 2.3, 1.9। वहीं यहाँ पर देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं आ रहा है, वाई, बिकॉज वन पर्टिकुलर वन, आपकी जो एक जो ग्रुप जो से हम दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं। वहीं हम क्या कर रहे थे, वहां हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है, तो इस वजह से डी शील्डिंग भी हायर एक्सटेंट से इंक्रीज हो रही थी, ज्यादा डाउनफील्ड हो रहा था। वही यहाँ पर डाउनफील्ड हो रहा है, बट इट्स नॉट बीइंग डाउनफील्डेड हाईली। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये जो ग्रुप्स हैं आपको ध्यान रखना होगा, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो बिकॉज कार्बन इज स्लाइटली मोर, आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, अगर नोट्स अच्छे बनाओगे तो बाद में इजी रहेगा। सिंस कार्बन इज स्लाइटली मोर, इसको लिख लो, since carbon is slightly more electronegative than hydrogen, since carbon is slightly more electronegative than hydrogen, क्योंकि जो कार्बन है वो स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, जो कार्बन है इट इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। देयरफॉर इट शील्ड्स लेस इफेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर इट शील्ड्स, या तो ये कह लो कि डी शील्डिंग बढ़ रही है, या आप ये कह सकते हो कि शील्डिंग
इट शील्ड्स लेस इफेक्टिवली, एक ही बात है ना, राइट? या तो आप कह दो शील्डिंग कम हो रही है या कह दो डी शील्डिंग बढ़ रही है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो ये आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये बेस वैल्यूज आप अगर माइंड में रखोगे तो आगे जब हम प्रोटॉन्स देखेंगे उनकी शिफ्ट डेल्टा निकालने में हमें काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अलग अलग ग्रुप्स और वो कितना डेल्टा को इंक्रीज करते हैं। जैसे अभी हमने क्लोरीन के लिए देखा था ना, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ समरी चार्ट। वो समरी चार्ट आपके लिए इजी बना देगा टू रिमेम्बर द वैल्यूज। ओके, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन गाइस, कोई भी डाउट हो अगेन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। आपके जो कॉलेज में जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एनएमआर पढ़ रहे हैं, help them read from this content. A lot of free content is also available on the Mentors app, so make sure that you download the app in your mobile phone. Thank you so much everyone, bye, and I'll see you all in the next class. To download the app, check out the description box.